हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक वाई अ मैंगो ट्री ऑलवेज बियर सम मैंगो फ्रूट, या एक एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को ही क्यों बर्थ देता है, या वाई अ डॉग गिव्स अ बर्थ टू अ डॉग, हम लोग हमारे पेरेंट्स से काफ़ी एक जैसे क्यों दिखते हैं, या कुछ जो वेरिएशंस आते हैं या ये जो डिफरेंस होता है पेरेंट्स में और उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में जिसे हम कहते हैं, इन ये सारे डिफरेंसेस क्यों आते हैं। तो दैट इज़ वेरिएशंस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टर्म इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में काफ़ी सारी ब्रांचेस है। इट्स जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, तो ऐसी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों वेरिएशंस आते हैं, कैसे इनहेरिटेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो फर्स्ट टर्म जो इसमें हम देखेंगे दैट इज़ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, जो भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, ये ट्रांसफ़र जो होते हैं इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से होता क्या है? इनहेरिटेंस की वजह से कंटिन्यूटी ऑफ जीन पूल मेंटेन होता है। अब जीन पूल क्या है? अगर हम किसी एक कैरेक्टर की बात करें, जैसे हाइट, तो हाइट के लिए एक जीन है। कलर ऑफ आइज, तो उसके लिए एक जीन है। देन कलर ऑफ हेयर्स, उसके लिए एक जीन है। हमारे टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन सारी चीज़ों के लिए पर्टिकुलर जीन्स है। तो इस तरीके से ये हर जितने भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को मिला के जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो सबको एक साथ क्या बोलते हैं हम? जीन पूल। तो ये जो जीन पूल है इसको मेंटेन करके रखना। जब ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा तो ये मेंटेन रहेगा। तो इसको मेंटेन करना, दैट इज़ इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जिस प्रोसेस से होता है उसे कहते हैं हेरिडिटी। इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्राइट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो हेरिडिटी इज दिस प्रोसेस। ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है हेरिडिटी। अब जीन्स, तो हर एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। हम क्रोमोसोम्स के बारे में पहले भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इन्हीं क्रोमोसोम्स पे जीन्स लोकेटेड होते हैं। और ये जो जीन है इट इज़ बेसिक यूनिट। हमने जैसे पहले भी देखा है कि जितने भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो हर एक कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक जीन होता है। तो जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को। अब वेरिएशंस, जो भी हमारे अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं या जो चेंजेस है, हम कुछ मामलों में रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, कुछ में नहीं भी करते हैं। तो ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं किसी भी एक स्पीशीज़ में, ये वेरिएशंस किस वजह से आते हैं? या तो ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से आएंगे, या रिकॉम्बिनेशन के, या म्यूटेशन, या किसी एनवायरमेंटल इफेक्ट के वजह से आएंगे। तो अब क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें हम 11th स्टैंडर्ड में जब सेल डिवीजन पढ़ा है हमने, तब हम माइटोसिस और मियोसिस इसमें पढ़ चुके हैं कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, विच प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन, जिसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? वेरिएशंस आते हैं। कभी कभी कुछ जीन्स में क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से म्यूटेशन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जीन्स में चेंजेस आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन। ये हो गई कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमें समझना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज़ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्यों इन्हें मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ही बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इन लॉज के बारे में बताया था। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनका जो वर्क है दैट इज़ अराउंड मिड 19th सेंचुरी में है। फ्रॉम 1856 से 1863 तक इनका वर्क कंटिन्यू स्टडी किया गया है मेनली। ओके, तो
तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स? काफ़ी लोगों ने जो ये इनहेरिटेंस वेरिएशन ये मैकेनिज्म इसको समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो सक्सेसफुल हुए प्रूफ्स के साथ बताने में कि कैसे इनहेरिटेंस होता है या ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है। क्यों यही सक्सेसफुल हुए? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन दोनों भी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ किया। वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसका एक प्रॉपर डाटा मेंटेन करते थे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब ये जो टेबल्स ये बनाते थे उसमें वो प्रॉपरली लिख के रखते थे उन्हें कौन से जनरेशन में कितने प्रोजीनीज मिले, बाकी सारी चीज़ें, और फिर उसको वो स्टडी करते थे, उसका एनालिसिस करते थे और प्रॉपर तरीके से वो जो डाटा था वो मेंटेन रहता था, वो डिस्टर्ब नहीं होता था, तो जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अच्छे आए। तो मेंडल ने किया क्या? मेंडल ने गार्डन पी पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं मटर। इन्होंने क्यों गार्डन पी को ही सिलेक्ट किया? तो क्योंकि गार्डन पी जो था ये 7 डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स में उन्हें मिला, और ये डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स भी कैसे थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोजिट। जैसे हम अगर एक कैरेक्टर कोई ले ले, हाइट, तो हाइट के लिए कौन से दो डिस्टिंग्विशिंग ट्राइड्स थे उनके पास? एक था टॉल, दूसरा था ड्वार्फ, जिसे हम बोलते हैं छोटा। ओके, तो इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ऐसे 7 डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स वो बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए गार्डन पी प्लांट में। ओके, और मेंडल ने क्या बताया? ही टर्म्ड यूनिट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले हमको मेंडल ने ही बताया था कि जब उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने ये बताया कि एक कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बिना किसी चेंज के पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, और उस कैरेक्टर को उन्होंने नाम दिया फैक्टर। इसी फैक्टर को आज हम कहते हैं जीन। ओके, अब ऐसे जीन्स जो 2 अपोजिट ट्राइड्स के लिए रखते हैं या 2 अपोजिट ट्राइड्स को कोड करते हैं उन्हें कहा जाता है अलिल्स। जैसे अभी हमने देखा हाइट का एक कैरेक्टर है, इसके 2 अपोजिट ट्राइड्स है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये टॉल और ये ड्वार्फ क्या है? हाइट के ही जीन के 2 डिफरेंट एलिल्स है। ओके, अब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? हमने कहा कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स यूज़ किए थे। तो ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनका सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इनमें कोई भी कभी भी किसी भी स्टेज में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? कोई भी एक कैरेक्टर जो उनके अंदर है वो उसी तरह का मेंटेन हो जाता है। अगर वो टॉल है तो टॉल ही चल रहा है, उसमें ड्वार्फनेस का जीन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ये सेल्फ पॉलिनेशन जनरली कितने टाइम के लिए होना चाहिए? फॉर 3 जनरेशंस। ओके, नेक्स्ट, अब हमने ये तो बता दिया कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट यूज़ किया था, बट मेंडल ने गार्डन पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया? क्यों उन्होंने कोई दूसरे प्लांट को नहीं यूज़ किया? क्यों? इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन शॉर्ट होने का मतलब इट इज़ एन एनुअल प्लांट, और ये 3 to 4 मंथ्स में अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे अगर ये 3 to 4 मंथ्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो 1 ईयर में मेंडल अराउंड 3 to 4 जनरेशन्स इस प्लांट की स्टडी कर पाते थे, जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। नेक्स्ट, ये जो फ्लावर है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। क्यों ये सेल्फ पॉलिनेटेड हो पाता है? बिकॉज इट इज़ बाइसेक्सुअल। दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस एक ही फ्लावर में। फोर्थ, इसमें काफ़ी सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। जैसे हमने पहले देखा कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे, और दूसरा बेनिफिट इसका ये था कि कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं थे। जैसे हमने पीछे एक कैरेक्टर देखा हाइट का, अगर टॉल है और डॉर्फ है तो इसके बीच में मीडियम हाइट वाला कोई कैरेक्टर नहीं था। कोई भी कैरेक्टर मिक्स नहीं हो रहे थे। अगर कोई टॉल है तो वो एज इट इज़ टॉल जाएगा, अगर डॉर्फ है तो डॉर्फ रहेगा, लेकिन बीच वाला कोई कैरेक्टर उसमें उन्हें नहीं मिलता था। नेक्स्ट, ये जो प्लांट है वो बहुत लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मटर का प्लांट जो है वो बहुत छोटा होता है, तो मेंडल के पास जो स्पेस थी, जितनी भी लिमिटेड स्पेस थी, वो उस स्पेस में वो बहुत ईजीली अपना काम कर सकते थे। अगेन प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जैसे हम जानते हैं एक पॉड, एक सिंगल फली जो होती है मटर की, उसके अंदर काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, तो वो उनको बहुत बार उस प्लांट का रिप्रोडक्शन नहीं करवाना पड़ता था। उनको एक ही बार में काफ़ी सारे सीड्स मिल जाते थे अपने स्टडी के लिए। नेक्स्ट, हाँ,
हमने कहा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से थे? कुछ थे रिलेटेड सीड से, कुछ फ्लावर से, कुछ उसके पोड से, और कुछ उसके स्टेम से रिलेटेड कैरेक्टर्स थे। तो सीड से रिलेटेड 2 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किया, सीड के फॉर्म और सीड का कॉटिलेडॉन। तो सीड का फॉर्म, या तो वो जो सीड है वो राउंड था या वो व्रिंकल्ड हो सकता है। ओके। सेकेंड कैरेक्टर, या तो सीड येलो हो सकता था या तो ग्रीन। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर इट मे बी वाइट या कलर, दैट इज वॉयलेट कलर का आता है फ्लावर। सेकेंड सॉरी, इसके बाद में जो पॉड का उन्होंने कैरेक्टर स्टडी किया वो थे पॉड का फॉर्म, दैट इज पॉड का शेप। पॉड का जो शेप है वो फुल, या तो इसे इन्फ्लेटेड भी कहा जाता है। ओके, या तो वो इन्फ्लेटेड पॉड्स थे या फिर कैसे थे, कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट पॉड से रिलेटेड जो कैरेक्टर था पॉड का कलर का, या तो वो पॉड येलो कलर का मिल रहा था या ग्रीन कलर का। ओके। नेक्स्ट स्टेम से रिलेटेड जो था वो फ्लावर पोजीशन का था। या तो वो फ्लावर जो है वो स्टेम के एक्सियल पोजीशंस पे आ रहा था या टर्मिनल पोजीशन पे। उसके बाद में जो स्टेम का हाइट है इट माइट बी लॉन्ग, जिसे हम टॉल भी कह रहे थे, या वो शॉर्ट भी हो सकता है, विच इज डॉर्फ। ओके, तो ये जो 7 कैरेक्टर्स थे, इन हर कैरेक्टर में से एक जो एलिल था, एक कैरेक्टर के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिल्स प्रेजेंट थे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स प्रेजेंट थे। तो एक था डोमिनेंट ट्राइड, दूसरा था रेसेसिव ट्राइड। तो डोमिनेंट ट्राइड क्या होता है? जब भी कोई डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे टॉल और डॉर्फ साथ में प्रेजेंट है, तो वन डोमिनेट्स द अदर एंड हैंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। अगर टी टी ये कॉम्बिनेशन हमारे पास प्रेजेंट है तो वो प्लांट कैसा आएगा? टॉल। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, देन रेसेसिव। टॉल जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, डॉर्फ ने नहीं किया। तो जिसने नहीं किया दैट इज रेसेसिव। ओके, और जिसने कर दिया दैट इज डोमिनेंट। तो राउंड एंड रिंकल्ड सीड, इसमें से डोमिनेंट कौन सा था? राउंड सीड। वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर में से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था? वॉयलेट। फुल दैट इज इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रक्टेड पॉट शेप में से इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट था। ग्रीन एंड येलो पॉट कलर में से ग्रीन डोमिनेंट था। देन एक्शियल एंड टर्मिनल में से एक्शियल पोजीशन ऑफ फ्लावर डोमिनेंट था। टॉल और डॉर्फ प्लांट में से टॉल प्लांट डोमिनेंट था। ओके, नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल ने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है तो वो यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक पी फ्लावर का डायग्राम है जिसमें उस फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, पेटल्स, देन स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन, कार्पेल। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक मेल पेरेंट से एंथर्स कट करके उन्हें डस्ट किया जाता है फीमेल फ्लावर के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट से स्टिग्मा पर। ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। ओके, अब ये जो इमैस्कुलेशन प्रोसेस किया जाता है इसके वजह से ये जो क्रॉस होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्यों हम लोग इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी नेचुरल पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली पॉलिनेशन हम करवा देते हैं। ओके, और इससे जो प्रोजीनीज प्रोड्यूस होते हैं, ये जो क्रॉस किया हमने इसके वजह से जो प्रोजीनीज प्रोड्यूस हुए ये सारे कैसे होते हैं? हाइब्रिड्स। These are hybrids. Okay. अब मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें इनको क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। तो इनिशियली हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेंडल ने क्या किया। एक पेरेंट लिया वो था टॉल प्लांट, दूसरा पेरेंट लिया वो था डॉर्फ प्लांट। इससे जो इनको F1 जनरेशन मिला, F1 क्यों बोलते हैं इसको? F1 F स्टैंड्स फॉर फिलियल। F का मतलब होता है filial which is derived from a Latin word filia, जिसका मतलब होता है son in Latin. Okay, it is son. तो
ये जो F1 जनरेशन मिली, ये F1 जनरेशन कैसी थी? हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड थी वो अभी हमने देखा। ओके, तो ये जो हाइब्रिड प्लांट्स मिले इनको, ये हाइब्रिड प्लांट्स सब कैसे थे? टॉल। ओके, इसका जो बचा हुआ पोर्शन है कि F2 जनरेशन हमको कैसा मिला। F2 जनरेशन उन्होंने पहले तो निकाला कैसे, हम पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशंस फाउंड फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने कौन सा मेथड यूज़ किया? एमैस्कुलेशन का प्रोसेस यूज़ करके उन्होंने पॉलिनेशन करवाया प्लांट्स में, जिसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं हम। देन उससे जो उनको सीड्स मिले, वो सीड्स सब कैसे थे? F1 जनरेशन के। उनको जब प्लांट करके उन्होंने देखा तो सारे प्लांट्स कैसे आए? टॉल प्लांट्स। ये जितने भी प्लांट्स टॉल आए, इनका फिर उन्होंने क्या करवाया? ये जो टॉल प्लांट्स के फ्लावर्स थे उनके बीच में उन्होंने करवाया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब एक फ्लावर में जो एंथर प्रेजेंट है, वही एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है, तब वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया F1 प्लांट्स का, तो क्या पता चला कि F2 प्लांट्स में F2 जनरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है इन F1 के सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से, उसमें दोनों तरीके के प्लांट्स देखे गए, दैट इज टॉल और डॉर्फ, दोनों तरीके के प्लांट्स मिले। जैसे देख सकते हैं आप लोग कि F2 जनरेशन में 1, 2, 3 टॉल है और एक डॉर्फ प्लांट है। ओके, तो इस पे से उन्होंने क्या बताया मेंडल ने कि F1 जनरेशन में कोई भी एक ही तरीके का पेरेंटल ट्राइड देखने को मिलता है, या तो वो टॉल थे या तो वो डॉर्फ थे। लेकिन जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है और उसके प्रोजेनीज को फिर उन्होंने जितनी भी बार स्टडी किया, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए वो स्टडी करते थे। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा है वो हाइट के लिए था, ऐसे ही फिर उन्होंने पॉड कलर के लिए भी किया, पॉड शेप के लिए भी किया, सीड कलर के लिए किया, सीड शेप के लिए किया। जो 7 कैरेक्टर्स हमने इनिशियली देखे थे उन सब के लिए उन्होंने स्टडी किया। तो हर बार उनको यही मिला कि F1 में only one parent is expressed. Okay, और जब इस F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता था तो क्या मिलता है? F2 जनरेशन, जिसमें दोनों भी बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड। ओके, लेकिन ये एक्सप्रेस्ड होते थे, जो F1 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, वो जब F2 में एक्सप्रेस होता था तो हर बार उनको रेशो क्या मिला, क्या प्रपोर्शन मिला? 1/4 to 3/4। 1/4 मतलब जितने भी आउटकम्स आते थे उसमें से 1/4 कौन से होते थे? वो जो इनिशियली F1 में नहीं मिले, और जो 3/4 होता था, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन वो होता था जो F1 में एक्सप्रेस हुआ। तो ये रेशो हमेशा कैसा था? F1 में जो एक्सप्रेस हो रहा था वो F2 में 3/3 प्रपोर्शन में एक्सप्रेस हो रहा था, 3:1 ये प्रपोर्शन आ रहा था कॉन्स्टेंटली। तो इसमें से ये जो 3 है ये क्या डिनोट कर रहा था? जो F1 में प्रोड्यूस हुए वही जब F2 में भी इंडिकेट हुए वो, और 1 जो F1 में नहीं हो पाए थे इंडिकेट। ओके, तो ये क्या था? इस पे से उन्होंने क्या बताया, इस पे से कंक्लूड क्या किया मेंडल ने, तो वो अब हम देखते हैं। मेंडल ने ये इस एक्सपेरिमेंट पे से कंक्लूड किया कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो कैसे पास हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, स्टेबली पास हो रही है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मेंडल ने ये एक यूनिट जो बहुत स्टेबली पास हो रहा है गैमेट्स के फॉर्म में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको उन्होंने क्या बताया? फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स को आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। और ये जितने भी जीन्स है ये कैसे प्रेजेंट थे? आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स नोन एज अलेल्स। अलेल्स मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगेन एक बार, कि एक ही कैरेक्टर के लिए जब दो अपोजिट ट्राइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉल एंड
डॉर्फ, तो ये टॉल और डॉर्फ क्या हो गए, एक दूसरे के एलल्स हो गए। ओके, तो ये एलल्स और ये एलल्स एलल्स ये टर्म ऐसी ही थी, उन्होंने बताया कि दो अपोजिट ट्राइड्स है, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ। लेकिन जिसे आजकल हम जीन बोलते हैं, ये जीन को उन्होंने उस टाइम पे क्या कहा, फैक्टर्स। तो ऐसे जीन्स जो दो अपोजिट ट्राइड्स शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड शो कर रहे हैं, जैसे टॉलनेस या डॉर्फनेस। फिर अगर हम दूसरा कोई एक कैरेक्टर देखेंगे पी प्लांट का जिसके लिए उन्होंने स्टडी किया, तो पॉड कलर येलो एंड ग्रीन। ओके, तो ये सब कैसे हो गए, कंट्रास्टिंग ट्राइड्स जिनको हम बोल रहे हैं एलल्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अल्फाबेटिकल सिंबल्स दे दिए इन एलल्स के लिए। अगर किसी भी एक को, जैसे टॉल, अगर कोई पेरेंट में टॉल कैरेक्टर हमको दिख रहा है, तो अगर हमने उसको रिप्रेजेंट किया टी से, क्यों हम दो ले रहे हैं, क्योंकि एलल्स हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पेयर्स के फॉर्म में। देखा हमने, टॉल है तो उसका अपोजिट डॉर्फ भी है, और इसी तरीके से जब ये एक्सप्रेस भी होता है तो हमेशा कैसे रहता है, प्रेजेंट रहता है पेयर्स में। अगर कोई पेरेंट कंप्लीटली टॉल है तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, प्योर ट्रू ब्रीडिंग जो है उसको कैपिटल टी से। ओके, और इसमें से कैपिटल लेटर किसको दिया गया, उस जीन को जो एक्सप्रेस हुआ F1 जनरेशन में। देखा था हमने पीछे की कैसे कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पा रहा था, सिर्फ टॉलनेस वाला एक्सप्रेस हो पा रहा था F1 जनरेशन में। कैसे थे सारे प्लांट्स F1 के, टॉल। ओके, और जो नहीं एक्सप्रेस हो पाता था F1 में, जो हमको सिर्फ F2 जनरेशन में दिख रहा था, उसको उन्होंने डिनोट किया स्मॉलर लेटर से। स्मॉलर लेटर उन्होंने कौन सा लिया, वही टी। ये क्यों इस तरीके से रखा, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कैपिटल T डिनोट्स टॉलनेस एंड स्मॉल t डिनोट्स डॉर्फनेस। Mendel also proposed that in true breeding, tall and dwarf variety, allelic pairs of genes for height is homozygous. ट्रू ब्रीडिंग में हमेशा ये जो जीन है ये कैसे प्रेजेंट रहेगा, होमोजाइगस, मतलब एक जैसे। अगर कोई प्योर टॉल प्लांट है तो उसके अंदर जीन हमेशा कैसा रहेगा, कैपिटल टी। और अगर कोई हेट्रोजाइगस है, वो हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो कैसा प्रेजेंट रहेगा, अगर एक जीन कैपिटल टी का प्रेजेंट है तो एक जीन स्मॉल टी का प्रेजेंट रहेगा। ये हेट्रोजाइगस जनरेशन हमको कहाँ पर देखने मिली, F1 जनरेशन में। ये जो F1 जनरेशंस थी यहाँ पे ओके, इनिशियली पेरेंटल जनरेशन कैसी थी, प्योर ट्रू ब्रीडिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ, जो हाइब्रिड मिला F1 जनरेशन का, वो हमें कैसे मिलता है, क्योंकि गैमेट्स जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। तो ये प्लांट कैसे गैमेट्स बना सकता है, दो तरीके के गैमेट्स बना सकता है, एक कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी। ओके, वैसे इसके कौन से गैमेट्स बन सकते हैं, स्मॉल टी। अब जब ये F1 में जाएंगे तो इस पेरेंट से हम कोई भी एक गैमेट लेंगे, मतलब वो पास ऑन होता है। उसी तरीके से इस पेरेंट से कोई भी एक गैमेट पास ऑन होता है। ओके, अब दोनों गैमेट सिमिलर होने की वजह से हर बार कॉम्बिनेशन कैसा मिलता था, सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब ये जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और ये कैसा है, सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस। ओके, तो ये टॉल एंड डॉर्फ, ये जो ये हमको प्लांट दिखता है बाहर से कि वो प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, लंबा है, छोटा है, येलो कलर का पॉड है या ग्रीन कलर का पॉड है, ये क्या है, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। ओके, फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। लेकिन जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे जब हम बात करते हैं, तो कोई भी प्लांट कैसा होता है, या तो वो प्योर टॉल है, मतलब कैपिटल टी है, या वो प्योर डॉर्फ है, ओके, स्मॉल टी है, या फिर वो एक हाइब्रिड है, दैट इज एक गैमेट उसमें आया है कैपिटल टी वाला और एक आया है स्मॉल टी वाला।
वो क्रॉस पोलिनेशन से प्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। ये जो जब हम जेनेटिक लेवल पे देखते हैं कि कोई प्लांट अगर टॉल है तो उसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट है, अगर वो कोई डॉर्फ है तो उसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, जीनोटाइप, जो जेनेटिक अपीयरेंस बताता है। ओके, नेक्स्ट अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि कैसे हुआ था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, okay, दूसरा लिया डॉर्फ प्लांट। ये दोनों भी कैसे थे, कंप्लीटली ट्रू ब्रीडिंग, इसलिए कैसे होमोजाइगस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन दोनों ने क्या बनाया, अगेन गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बने इस डॉर्फ प्लांट के गैमेट्स, ये इस टॉल प्लांट के गैमेट्स। ओके, अब इसका जब उन्होंने क्रॉस किया तो ये क्रॉसेस बताने के लिए उन्होंने हमेशा एक स्क्वायर टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन था वो यूज़ किया। इस स्क्वायर्स को क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। अब ये पनेट स्क्वायर होता क्या है, दिस इज पनेट स्क्वायर। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, दीज आर पनेट स्क्वायर्स। तो ये है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ के लिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग मतलब ये जब क्रॉस किया गया तो जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए वो सब कैसे है, वो सब क्या है, ऑफस्प्रिंग्स है इन प्लांट्स के। तो इनका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप हम देख चुके हैं, जेनेटिक अपीयरेंस, ओके, कि वो प्योरली टॉल है या वो एक हाइब्रिड टॉल है या वो डॉर्फ है। ये जब हम जेनेटिक लेवल पे देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका जीनोटाइप। तो एक जेनेटिक क्रॉस में प्रोड्यूस होने वाले सारे प्रोजीनीस का जीनोटाइप जब हमको स्टडी करना होता है तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, पनेट स्क्वायर्स। और ये पनेट स्क्वायर्स किसने बताए थे, रेगिनाल्ड सी पनेट, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किए थे। तो इस पनेट स्क्वायर में क्या किया जाता है, जितने भी पॉसिबल गैमेट्स हैं उनको दो साइड्स पे लिखा जाता है, रिटन ऑन टू साइड्स। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक सीधे फॉर्म में भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिए गैमेट्स, ओके। जो डॉर्फ प्लांट था उसके कौन से गैमेट बने, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जो जो टॉल प्लांट था, प्योर टॉल, उसके कौन से गैमेट्स बने, कैपिटल टी। अब इनका जब क्रॉस हुआ तो इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी जा सकता है, ओके। अगेन इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी जा सकता है, इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी जा सकता है, अगेन इस कैपिटल टी के साथ ये स्मॉल टी जा सकता है, ओके। इसी तरीके का क्रॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जितने भी F1 जनरेशन के सीड्स हमें मिले ये सब कैसे थे, हाइब्रिड थे। और हमने जैसे देख सकते हैं कि जितना भी इसका अपीयरेंस आया था सब कैसे आए थे, टॉल। तो मतलब ये कैसे थे, हाइब्रिड टॉल्स। इसीलिए कहा जाता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट। इसलिए टॉलनेस कैसा है, डोमिनेंट है ओवर डॉर्फनेस, ओके। और जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो जीन कैसा होता है, रेसेसिव। तो यहाँ पे कौन सा जीन रेसेसिव है, डॉर्फनेस वाला जो है वो जीन है रेसेसिव, ओके। तो अब ये जितने भी F1 जनरेशन के मिले हम लोगों को, इनका क्या किया गया, इनको सेल्फ पॉलिनेट किया गया। तो अब हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ, ओके।
F1 हाइब्रिड हमारे पास जितने भी थे उनका जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अभी कैसे गैमेट्स बना सकते हैं, दो टाइप के गैमेट्स बना सकते हैं, एक बनेगा गैमेट कैपिटल टी, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स है, अब ये सारे इनके बीच में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक प्लांट से हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही दूसरे प्लांट से भी हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सब कैसे है, सिमिलर है। F1 जनरेशन में जितने भी प्रोड्यूस हुए थे सब कैसे थे, सिमिलर। F1 हाइब्रिड वेर सब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो हमको आउटकम्स क्या मिले, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ, ये स्मॉल टी एंड ये कैपिटल टी। हमेशा जो कैपिटल लेटर होता है उसको पहले लिखते हैं, स्मॉल लेटर को बाद में लिखा जाता है। अगेन ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ। तो अगर हम ये चार का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये चार प्रोजीनीज जो हमको मिल रहे हैं, तो हमको रेशो क्या मिलता है, ये एक टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन कैसा रहेगा, बाहर से हमको कैसा दिखेगा, टॉल। ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी अगेन हमको बाहर से कैसा दिखेगा, टॉल। और ये स्मॉल टी ये कैसा है, पेरेंटल डॉर्फ प्लांट वाला जो है वो था, तो ये अब पेरेंट्स में कैसा रहेगा, डॉर्फ। ओके, तो ये टोटल हमको फेनोटाइपिक रेशो क्या मिल रहा था, 3 टॉल, ओके 3 टॉल इज टू 1 डॉर्फ। ये हो गया हमारा फेनोटाइपिक रेशो। लेकिन जेनेटिकली अगर हम देखें तो हमको 3 तरीके के प्लांट्स मिले इसमें। एक मिला प्योर टॉल जो कि पेरेंटल कैरेक्टर था, प्योर टॉल कैपिटल टी। ओके, 2 हमको मिले हाइब्रिड टॉल दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक हमको मिला ड्वार्फ। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या हो जाता है इसका, 1:2, 2:1। ओके, ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। तो इस तरीके से मेंडल क्या करते थे, उसको बहुत साइंटिफिक वे में उसको स्टडी करते थे, और इसीलिए एग्जैक्टली उन्हें पता चलता था कि किस तरीके के गैमेट्स बने, कैसे उनके बीच में क्रॉस हुआ, और जो रेशियोज उनको मिलते थे वो 100% करेक्ट मिलते थे। तो ये अभी हमने देखा किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, हाइट के कैरेक्टर के लिए। इसी तरीके से उन्होंने हर बार सेपरेट क्रॉस करते गए अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, जैसे पॉड कलर के लिए, पॉड शेप के लिए, फ्लावर कलर के लिए, फ्लावर पोजिशन के लिए, जितने भी कैरेक्टर्स हमको मिले थे उन सभी के लिए उन्होंने ये इस तरीके के क्रॉस करके देखे, और हर बार उन्हें क्या मिला, सेम रेशो मिला, 3:1 का फिनोटाइपिक रेशो और 1:2:1 का जीनोटाइपिक रेशो। ओके, तो लास्टली हमने देखा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, कैसे कोई भी एक जीन सेपरेटली वो इनहेरिट कैसे होता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट पेरेंट, उसमें कैसे वो एक्सप्रेस होता है। देन हमको किस तरीके के ट्राइड्स देखने को मिलते हैं, उसमें कैसे दो सेपरेट एलेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे हर एक पेरेंट से एक सेपरेट गमेट जाता है, उससे फिर हाइब्रिड्स हमको मिले, वो हाइब्रिड से हमको फिर जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया देन F2 जनरेशन हमको मिली। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि हम लोगों ने देखा जो पेरेंटल जनरेशन था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉलनेस वाला, और एक जो था वो था रेसेसिव कैरेक्टर डॉर्फनेस वाला, इनसे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहा था F1 वो कैसा होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका भी जो फिनोटाइप था, जो बाहर से देखने पर हमें पता चलता था, वो भी कैसा था, टॉल। अब पेरेंटल टॉल और हाइब्रिड टॉल, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, बाहर से देखकर तो ये डिफरेंस हमें नहीं समझ में आता था कि ये कैसे है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया था, एक टेस्ट क्रॉस करके टेक्निक बताई थी। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जिस भी प्लांट का हमको जीनोटाइप पता करना है, ओके। अब हमको कंफ्यूजन तो है सिर्फ टॉलनेस वाले मामले में, अगर कोई भी डॉर्फ है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, होमोजाइगस, क्योंकि जो रेसेसिव जीन है उसका कैरेक्टर ही यही होता है कि अगर उसका डोमिनेंट वाला एलेल प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए डॉर्फ हमेशा कैसा रहेगा, प्योर होमोजाइगस रहेगा। लेकिन टॉल इट कैन बी प्योर होमोजाइगस या फिर
हेट्रोजाइगस दोनों भी तरीके का हो सकता है। तो जब हमको कंफ्यूजन है तो हम उस टॉल प्लांट के लिए क्या करते हैं, उस टॉल प्लांट को लेते हैं एंड उसका क्रॉस करवाया जाता है रेसेसिव पेरेंट के साथ। द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल, जिसका हमको को जीनोटाइप पता करना है, वो इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट ट्राइट एंड अ रेसेसिव पेरेंट। ये इंडिविजुअल ये कैसा है, डोमिनेंट ट्राइट वाला है, वो टॉल, हमको बाहर से कैसा दिख रहा है, टॉल। इसका क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट से, इन ऑर्डर टू नो वेदर द डोमिनेंट ट्राइट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब ये जो डोमिनेंट ट्राइट मिल रहा है, जो टॉल मिल रहा है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो अब यहाँ पर एक टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है, हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, अगर वो जो पेरेंट है या वो जो भी प्लांट हमारे पास है वो टॉल है, तो अब उसमें दो ही कैरेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कौन से कैरेक्टर के लिए टेस्ट क्रॉस बताया गया है, फ्लावर के कैरेक्टर के लिए। ओके, फ्लावर में दो तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट थे, एक था वॉयलेट फ्लावर जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल डब्ल्यू से, और एक है वाइट फ्लावर जिसको डिनोट किया गया है स्मॉल डब्ल्यू से। ओके, अब जो हमको वॉयलेट फ्लावर बाहर मिल रहा है, अगर वो वॉयलेट फ्लावर प्योर है, कैपिटल डब्ल्यू वाला है, और उसको हमको हमेशा क्रॉस किससे करवाना है, रेसेसिव पेरेंट से, तो वो हमने लिया स्मॉल डब्ल्यू दैट इज वाइट फ्लावर। अगर जो हमको बाहर से पर्पल फ्लावर दिख रहा है, उसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल डब्ल्यू, तो हमको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो सब कैसे मिलेंगे, जैसे हमको F1 हाइब्रिड के टाइम मिले थे, सारे कैसे मिलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू वाले। ओके, तो ये सारे फ्लावर्स कैसे दिखेंगे, अगेन पर्पल ही दिखेंगे। मतलब जितने भी हमको प्रोजीनीज मिलेंगे इस टेस्ट क्रॉस से, वो सब कैसे रहेंगे, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, सॉरी पर्पल नहीं, वॉयलेट। ओके, लेकिन अगर वो हाइब्रिड है, जैसे वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, तो इससे कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू, और अगेन क्रॉस तो किससे करवाना है, रेसेसिव पेरेंट से, तो स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो ये जब क्रॉस कराया गया तो ये एक जो फ्लावर था वो कैसा मिला हमको, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, मतलब ये कैसा रहेगा, वॉयलेट। अगेन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फ्लावर कैसा रहेगा, वॉयलेट। दूसरा, ये स्मॉल डब्ल्यू विल गो विद द स्मॉल डब्ल्यू, तो कैसा मिला फ्लावर, वाइट। देन अगेन ये डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू विद स्मॉल डब्ल्यू, तो फ्लावर कैसा मिला, वाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रपोर्शन हमको कैसा मिलता है, 1:1 का, मतलब 50% अगर डोमिनेंट वाले फ्लावर्स मिले हमको, तो 50% हमको रेसेसिव वाले फ्लावर मिले। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, जीनोटाइप बता सकते हैं जो प्लांट हमारे सामने प्रेजेंट है उसका। अगर हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, तो अगर एक प्योरली डोमिनेंट वाला प्लांट है वो, तो जब हमने उसको उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो हमको कैसे मिले, सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही मिले। सारे फ्लावर्स कैसे थे उस टाइम पे, यहाँ पे वॉयलेट ही थे। और जब कोई हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर वाले को हमने अगेन उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, तो हमको प्रोपोर्शन क्या मिला, 50% पे हमको प्रोपोर्शन मिला। 50 हमको डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाले प्लांट्स मिले, और 50 हमको रेसेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाले प्लांट मिले। तो इस तरीके से क्या होता है, टेस्ट क्रॉस हमको पता चल जाता है। टेस्ट क्रॉस से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो प्लांट है वो कैसा है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है डोमिनेंट ट्रेट के लिए। ओके, नेक्स्ट, अब ये जितनी भी फाइंडिंग्स मेंडल को मिली, जब जितनी बार उन्होंने ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें से उन्होंने 2 लॉज डिराइव किए। अल्सो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है, इसको क्या बोला एक्सपेरिमेंट के जो क्रॉस करते थे उस क्रॉस को क्या बोलते थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों मोनो मीन्स सिंगल, एंड हाइब्रिड इज जो F1 हाइब्रिड्स हमको मिलते थे, जैसे हमने देखा 2 प्योर पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो दैट फॉर्म्स हाइब्रिड। जो हेट्रोजाइगस जो प्रोड्यूस हो रहे थे दैट वेर हाइब्रिड। तो क्यों मोनो हाइब्रिड, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड था।
सिंगल कैरेक्टर की ले, जैसे हमने इनिशियली देखा वो सिर्फ टॉलनेस वाले कैरेक्टर के लिए था, देन नेक्स्ट हमने देखा वो सिर्फ फ्लावर के कलर वाले कैरेक्टर के लिए था। तो ये जब सिंगल कैरेक्टर्स का हाइब्रिडाइजेशन हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को करके मेंडल ने क्या किए, दो जनरल रूल्स प्रपोज किए। उनका उनका यही बोलना था कि जितने भी बार ये एक्सपेरिमेंट होगा तो ये इसी तरीके से फॉलो होता है। और ये सिर्फ इस पी प्लांट के लिए नहीं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है कि इनहेरिटेंस हमेशा कैसा होता है, इसी तरीके से होता है। तो फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, वन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट एंड गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द फेनोटाइप इन केस ऑफ द हेटेरोजाइगोट। कि जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स प्रेजेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक कैसा रहेगा, डोमिनेंट, और दूसरा कैसा रहेगा, रेसेसिव। जैसे टॉल एंड डॉर्फ के केस में टॉल कैसा था, डोमिनेंट, और डॉर्फ कैसा था, रेसेसिव। तो जब भी इन प्योर टॉल एंड डॉर्फ पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होगा तो जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें कैसा, कोई भी सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाएगा, और उस कैरेक्टर को जो उस F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ उसको उन्होंने क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर। और इन्होंने ये लॉ बताया कि हर बार जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, द कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट। ओके, तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर, देख सकते हैं हम लोग ये हमेशा कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ये कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक डिसिमिलर फैक्टर है। वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स अदर। ठीक है, तो ये कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, डोमिनेंट कौन सा है, टॉल। इसलिए जब टॉल और डॉर्फ ये साथ में प्रेजेंट है एक हेटेरोजाइगोट में, तो हमेशा वो प्लांट कैसा रहेगा, टॉल। क्यों, क्योंकि डॉर्फनेस अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है टॉलनेस वाले जीन के प्रेजेंस में। ओके, तो ये क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक जीन हमेशा, अगर दो एलेलिक जीन्स प्रेजेंट है तो उनमें से एक कैसा रहेगा, रेसेसिव, दूसरा रहेगा डोमिनेंट। रेसेसिव जीन अपना प्रेजेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, इसलिए इस लॉ को नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट जो सेकेंड लॉ मेंडल ने प्रोड्यूस किया उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। Each allele separates during meiosis at the time of gamete formation. There is no blending and characters are passed to different gametes. Homozygotes produce only one kind of gamete and heterozygotes produce different kinds of gametes. Okay, तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स है ये क्या बताता है कि जैसे हमने देखा था एक पेरेंट था टॉल, दूसरा डॉर्फ, इससे जो F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस है वो सब कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनिशियल F1 जनरेशन में हमको कैसे मिले, सिर्फ टॉल प्लांट्स, लेकिन जब इनमें सेल्फिंग कराएगी तो अगेन ये कैपिटल टी ने अपना से जो गैमेट बना वो सेपरेट कैपिटल टी का था, ये इससे जो बना वो स्मॉल टी। तो ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये जो ये F1 जनरेशन में ये साथ में आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके वजह से कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, इनके वजह से हमको कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं मिले। ओके, ये कैसे हो गए, अपने आप सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेट होना मतलब सेपरेट हो गए जब इनके गैमेट्स बने और इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करा गया है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो हमको क्या पता चला, अगेन जो डॉर्फनेस जो पेरेंटल जो दूसरा कॉम्बिनेशन था जो डॉर्फनेस वाला था वो भी अगेन हमको मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो हमने क्रॉस देखा था इसमें कहीं पे भी हमको इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है क्या कि एक टॉल है दूसरा डॉर्फ है तो कोई एक मीडियम हाइट वाला पेरेंट मिल रहा है, नहीं। तो देयर इज नो ब्लेंडिंग, जीन्स के बीच में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही, वो साथ में प्रेजेंट रहते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर प्रेजेंट रहेंगे हमेशा। जीन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं, फैक्टर्स, हमने पिछले लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि फैक्टर्स हमेशा कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमेशा कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में, लेकिन ये कभी भी ब्लेंड नहीं होते आपस में। जब भी गैमेट्स बनने का टाइम आता है ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और कोई भी एक ही गैमेट पास होता है एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में। ओके, तो ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स
जो बताता है कि जीन्स भले ही साथ में भी अगर रहते तो उनके बीच में कभी भी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, और जब भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और होमोजाइगस, हाँ, होमोजाइगट्स क्या करेंगे, हमेशा एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ये कैपिटल टी एक होमोजाइगोट है, तो ये गैमेट्स भले ही दो प्रोड्यूस करेगा लेकिन इस रहेंगे कैसे, सिमिलर गैमेट रहेंगे, कैपिटल टी ही रहेगा वो। उसी तरीके से स्मॉल टी दो सेपरेट गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो कैसे रहेंगे, सिमिलर, स्मॉल टी। और हेट्रोजाइगट कैसे प्रोड्यूस करता है, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। एक गैमेट ये प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी वाला, दूसरा गैमेट ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल टी वाला। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, कोडोमिनेंस। अभी तक हमने देखा मेंडेलियन कैरेक्टर्स, उससे दो लॉज पता चले थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। उसके बाद में हमने देखा एक पोस्ट मेंडेलियन फेनोमेनन दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है सेम जीन के, उनमें से कोई भी एक अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाता था। उस वजह से क्या मिलता था, इंटरमीडिएट कैरेक्टर। अब ये जो हमारा नया टॉपिक है कोडोमिनेंस, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों भी जो एलील्स है एक ही जीन के, वो कैसे है, डोमिनेंट। टू एलील्स लैकिंग डोमिनेंस रेसेसिव रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में डोमिनेंस या रेसेसिव वाला ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। कैसे है ये दोनों, कोडोमिनेंट है, दोनों भी अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं, दोनों भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जो प्रोजीनी है उसमें। ओके, तो इस तरीके के जो एलील्स है उनको क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस एलील, जिसमें दो जो एलील है वो दोनों भी एलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होते हैं और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स में जो है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। ओके, जैसे हम लोग को एक बेसिक नॉलेज पता है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं, A, B, AB एंड O। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमको ह्यूमन बींग्स में देखने मिलते हैं। तो ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है ये कंट्रोल होते हैं एक जीन से, दैट इज I। और इस I जीन के कितने एलील्स अवेलेबल है, तो 3 एलील्स है हमारे पास, IA, IB एंड स्मॉल I। ये 3 एलील्स कंट्रोल करते हैं ब्लड ग्रुप को ह्यूमन बींग्स में। अब ये एलील्स किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा किसी ऑर्गेनिज्म का। एनी पर्सन कंटेन्स एनी 2 of 3 एलील्स। अब क्योंकि हम लोग डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से, हमारे अंदर जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो 2-2 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये तीनों एलील्स जीन के प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ये 3 में से कितने प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ कोई 2 ही प्रेजेंट रहेंगे। तो अब ये 2 किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, दैट डिटरमाइंस अवर ब्लड ग्रुप। अब ये हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो जो भी एलील प्रेजेंट है IA, IB या स्मॉल I, इनमें से जो भी एलील प्रेजेंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जो RBCs है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक शुगर पॉलीमर्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर प्रोड्यूस इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, उससे ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप कैसे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। हर टाइप का जो एलील है वो एक सेपरेट टाइप का शुगर पॉलीमर के लिए कोड करता है। ओके, तो ये जो शुगर पॉलीमर है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज RBC, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, ये शुगर पॉलीमर। ये शुगर पॉलीमर है ये किस टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है, वो टाइप ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे अंदर प्रेजेंट रहेगा। और ये शुगर पॉलीमर कौन सा प्रोड्यूस होगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो एलील्स है इस जीन के, वो कोड करते हैं कि कौन सा पॉलीमर प्रोड्यूस होगा, और वो पॉलीमर डिसाइड करता है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। अब IA and IB are present together, both express their own types of sugar because of codominance। तो इनमें से IA और IB जो है ये दोनों एलील्स
IA, IB एंड I। तो ये IA और IB, ये जो दो अलेल्स है, ये दोनों कैसे हैं? कोडोमिनेंट। अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा मिलता है? AB। जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो जीन्स प्रेजेंट है वो है IA एंड IB, ये दोनों एलिल्स उस जीन के जिसमें प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिज्म में ब्लड ग्रुप कौन सा आता है? AB। अब ये क्यों? क्योंकि A और B ये दोनों भी डोमिनेंट है, ये दोनों अपना फिनोटाइप, अपना जीनोटाइप एक्सप्रेस करते हैं इन द ऑर्गेनिज्म, जबकि IA और IB ये दोनों डोमिनेंट है ओवर I। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं एक टेबल के थ्रू कि कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, पेरेंट 1, पेरेंट 2, ऑफस्प्रिंग। अगर पेरेंट 1 से IA जीन आ रहा है और पेरेंट 2 से IA जीन आ रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। और पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स। तो ये क्या है? गैमेट्स है। ये पेरेंट 1 के गैमेट्स है, ये पेरेंट 2 के गैमेट्स है। इससे ऑफस्प्रिंग में एक पेयर ऑफ जीन आता है। ओके, ये जो बेसिक्स है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं वही है। ठीक है, तो अगर पेरेंट 1 से IA गैमेट आ रहा है और पेरेंट 2 से भी IA गैमेट आ रहा है, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैसा रहेगा? IA। और उस टाइम पे ब्लड टाइप क्या रहेगा ऑफस्प्रिंग का? A। सेकेंड है, अगर पेरेंट से 1 से IA आ रहा है और पेरेंट 2 से IB आ रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट रहेगा? IA एंड IB। और एज वी सेड IA और IB ये दोनों कैसे है? कोडोमिनेंट है। ये कोडोमिनेंट होने की वजह से ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? AB। अब अगर IA और स्मॉल i, एक पेरेंट से आया है IA, दूसरे पेरेंट से आया है स्मॉल i, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA एंड स्मॉल i। इस कंडीशन में जो I होता है स्मॉल i, उसके ऊपर IA कैसा है? डोमिनेंट है। जो नॉर्मल डोमिनेंस हम देखता है मेंडेलियन कैरेक्टर्स में, तो उस वजह से ऑफस्प्रिंग कौन सा ब्लड टाइप शो करेगा? A ब्लड ग्रुप। अब अगर एक पेरेंट से IB आ रहा है और दूसरे पेरेंट से IA आ रहा है, जो इसका अपोजिट कंडीशन है। जब फर्स्ट पेरेंट से IA आ रहा था और सेकंड पेरेंट से IB, अब उसका अपोजिट कंडीशन, फर्स्ट पेरेंट से IB, सेकंड पेरेंट से IA। किससे कौन सा आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, ऑफस्प्रिंग में कौन सा प्रोड्यूस होने वाला है फाइनली इस कॉम्बिनेशन से IB IA और IA IB से IA IB, और वो ऑफस्प्रिंग कैसा ब्लड ग्रुप शो करेगा? AB। अब अगेन अगर दोनों पेरेंट से IB सिमिलर टाइप के आ रहे हैं, तो अगेन जीनोटाइप क्या हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का? IB, और ब्लड ग्रुप कौन सा शो करेगा? वो B। सिमिलरली अगेन IB और स्मॉल i, जैसे IA वॉज डोमिनेंट ओवर स्मॉल i, अगेन IB इज डोमिनेंट ओवर I। तो ये IB इस I पे डोमिनेंट रहेगा, तो उस वजह से ब्लड ग्रुप क्या शो करेगा? ये B। और जब स्मॉल i ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो स्मॉल i है, ये कोई भी शुगर पॉलीमर नहीं बना पाते। शुगर पॉलीमर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो जब ये शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं होता है, कब प्रोड्यूस नहीं होता है? जब दोनों पेरेंट से कौन सा एलील आया है? स्मॉल i। तो इस टाइम पे नो शुगर पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड, और ब्लड ग्रुप कौन सा शो करता है? वो O। ओके, तो ये है हमारा सिंपल कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, जिसमें कौन से दोनों एलील कोडोमिनेंट है? IA एंड IB। ये जब भी साथ में प्रेजेंट रहेंगे, ये दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे, और ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? AB। और ये जब इंडिविजुअल है तो ये क्या हो जाता है? डोमिनेंट। जो नॉर्मल डोमिनेंस है वो शो करता है ये थर्ड जीन स्मॉल i के साथ। ओके।